सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम फ्रंट पेज के साथ मैं हूं मुइज़्ज़ुर रहमान और मैं हूं अरीबा फातिमा। आज खबरों का आगाज़ करेंगे सीरिया के साथ, और सीरिया में काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हो गई है। आइए देखते हैं वो क्या है। नाज़रीन, पिछले जुमेरात से सीरिया में एक नई सिविल वॉर आप समझ लें शुरू हो चुकी है। ये एक सेक्टेरियन राइवलरी है जो सीरिया के कोस्टल रीजन में है। ये वो इलाका है जो समंदर के पास है और जहाँ सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन एलावाइट्स की है। एलावाइट्स वो ग्रुप था सीरिया में जो बशार अल असद को सपोर्ट करता था, और वो ही ग्रुप इस वक्त माइनॉरिटी में भी है। यहाँ आपको बताएं कि ये जो एक नई वेव ऑफ वायलेंस है जो थर्सडे को शुरू हुई है, इसमें कई ज़्यादा डिफरेंट रिपोर्ट्स आ रही हैं कि कितने लोग एग्जैक्टली मरे हैं। यूएन का कहना है कि कम से कम 111 सिविलियंस इसमें जो है वो वफात पा चुके हैं, जिसमें से 90 कम से कम मर्द थे और 18 ख़वातीन थी और 3 बच्चे भी थे। लेकिन जो बाकी मज़ीद एस्टिमेट्स हैं उनमें कम से कम हज़ार सिविलियंस की डेथ का जो है वो हमें सामने आ रहे हैं नंबर्स, इसमें जिसमें से एटलीस्ट 200 जो है वो बानियस नाम के इलाके में थे। ये अल जज़ीरा के फिगर्स हैं कि 1000 सिविलियंस कम से कम मर चुके हैं। ये बहुत ज़्यादा तशवीशनाक सूरत हाल है, क्योंकि इस वक्त सीरिया में अहमद अल शरा ने एज अ प्रेसिडेंट अपना कदम संभाला ही था कि, और पूरी दुनिया में एक्सपेक्टेशन थी कि सीरिया में किसी भी वक्त एक नई सिविल वॉर की लेयर फैल सकती है, और अभी तक वो नई वेव शुरू हुई थी लेकिन अब शुरू हो चुकी है। यहाँ आपको बताएं कि अब काफ़ी हद तक अथॉरिटीज़ ने इन एरियाज़ पे जो है वो कंट्रोल रीगेन कर लिया है। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में अभी तक हुआ क्या है, ये काफ़ी ज़्यादा अटैक्स इसमें मुश्तमिल हैं। एटलीस्ट 16 सिक्योरिटी फोर्सेस के मेंबर्स जो थे उनको शहीद कर दिया गया है। और यहाँ आपको बताएं कि जो अलावाइट्स को टारगेट करने वाले ख़ास एरियाज़ हैं वो तमाम कोस्टल एरियाज़ हैं। लताकिया नाम के प्रोविंस में कम से कम ये 16 लोग शहीद हुए हैं, जो इस वक्त डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से फिगर्स आ रही हैं। और इस लताकिया के अलावा हमा और होम्स जो हैं ये इनके इलाकों में भी काफ़ी ज़्यादा इस वक्त अटैक्स कंटिन्यूड हैं, और बहुत ज़्यादा ख़ानदान इस वक्त रोडों पे आए हुए हैं और घरों में वापस नहीं जा सकते, और बहुत ज़्यादा फायरिंग और शेलिंग का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। संडे के दिन अहमद अल शरा ने एक फैक्ट फाइंडिंग मिशन भी अनाउंस किया था। उनका कहना था कि ये जो कमेटी है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि 30 दिन के अंदर ये वायलेंस कैसे शुरू हुआ, किसने शुरू किया, उनको ढूंढ के निकाले और फिर उनको जुडिशरी प्रोसेस के थ्रू कन्विक्ट किया जाए, ट्राई किया जाए। ये काफ़ी खुशाइन बात है कि इमीडिएटली एक फैक्ट फाइंडिंग मिशन की अनाउंसमेंट हो गई है, लेकिन ये देखना रहता है कि ये फैक्ट फाइंडिंग मिशन सही तरीके से अपना काम कर पाएगी या नहीं, क्योंकि अहमद अल शरा ने हुकूमत में आने के बाद शुरू में बहुत बड़े बड़े दावे किए थे कि एक नया सीरिया शुरू हो रहा है, एक पीसफुल सीरिया शुरू हो रहा है, और काफ़ी ज़्यादा ग्लोबल मुबस्सिरीन ने उस पर सवालिया निशान भी उठाया था कि क्या सीरियसली इतना पीस रहेगा सीरिया में जितने पीस की सब बातें कर रहे हैं। लेकिन हमें पता चलेगा ये कुछ आने वाले दिनों में। यहाँ आपको एक और अपडेट देते हैं कि इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को एस्केलेट करने में कुछ ऐसी चीज़ों का भी हाथ है, जैसे एक मास ग्रेव मिली है ऐसे लोगों की जो बशार अल असद के सपोर्टर्स थे, उनको मार दिया गया, और अब जो है वो उनकी मास ग्रेव्स भी मिल रही हैं, जिसकी वजह से मज़ीद ये सिचुएशन जो है वो हो गई है। कुछ अथॉरिटीज़ में लोगों का मानना है कि कुछ ऐसे भी ग्रुप्स हैं जिनका दोनों साइड से ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन वो अब इस जंग में शामिल हो चुके हैं। ऑल्दो सिग्निफिकेंट एरियाज़ वापस ले लिए गए हैं। इसी के साथ साथ एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट भी हुई है कि सीरियन इंटरिम गवर्नमेंट ने सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस के साथ एक मुआहिदा कर लिया है। इस एग्रीमेंट के तहत ये दोनों मिल के रूल करेंगे और रूलिंग गवर्नेंस जो होगी वो शेयर्ड होगी। SDF या सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस, ये वो फोर्सेस हैं जो कुर्दिश लेड हैं, कुर्दिश आर्मी के लोग इसको लीड करते हैं, और काफ़ी अरसे से 2015 से वो इस अलायंस का हिस्सा थे, और वो काफ़ी हद तक अपने कंट्रोल्ड एरियाज़ को खुद ही मैनेज कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लैशेस रहते थे और बहुत ज़्यादा सीरियन इंटरिम गवर्नमेंट को इस वक्त खदशे का सामना था कि ऐसा ना हो कि SDF इन एरियाज़ को दोबारा और अपने पावर और कंट्रोल को एक्सपैंड करने के
के लिए मज़ीद जंगी अज़ाइम शुरू करे, लेकिन क्योंकि अब ये मुआहदा तय पा गया है, इट्स बीइंग वेलकम बाय पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड, स्पेशली ख़ास तौर पर US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने इस मुआहदे के हवाले से कहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो बिलीव करता है कि बहुत ज़्यादा एक क्रेडिबल और नॉन सेक्टेरियन गवर्नमेंट कायम हो रही है सीरिया में। आपने जाना कि शाम में क्या हो रहा है, जब से अहमद अल-शरा जब आए तो उम्मीद की एक नई किरण ज़रूर रोशन हुई कि शायद सीरिया में लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी आए। ये नाज़रीन अब दुनिया की ज़िम्मेदारी है कि इस बात को इंश्योर किया जाए कि जो सीरिया के शहरी हैं वो मज़ीद कॉन्फ्लिक्ट का शिकार ना हो और वहाँ पर लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी आए ताकि वो लोग भी आराम से अपनी ज़िंदगियाँ गुजार सकें। इस हवाले से हम आपको मज़ीद भी आगाह करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हो जाता है एक ब्रेक का, कहीं नहीं जाएगा, हमारे साथ ही रहिए, देखते रहिए बोल न्यूज़। नाज़रीन वेलकम बैक टू फ्रंट पेज। ब्रेक से पहले हमने आपको बताया किस तरीके से सीरिया में एक नई वेव ऑफ सिविल वॉर शुरू हो गई है। अब एक खुशाइन डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं। यूक्रेन में जंग बंदी की बात शुरू हो गई है, देखते हैं ये क्या डेवलपमेंट है। नाज़रीन वैसे तो हम अपने शो में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर वक्तन फ़वक्तन तनकीद करते रहे हैं उनकी बेसिकली पॉलिसी को लेकर, चाहे उनके टैरिफ्स के हवाले से या गज़ा में बदलती हुई सूरत हाल के हवाले से। लेकिन नाज़रीन अगर हम उनकी यूक्रेन और रूस के माबैन जो जंग जारी है और एक जो है जानी कैफियत है, उसमें अगर उनकी कायदाना सलाहियतों की तारीफ़ ना करें तो ये ज़्यादती होगी। नाज़रीन अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की काविशों से यूक्रेन फाइनली मान गया है 30 दिन की जंग बंदी के मुआहदा करने के लिए, और उसके नतीजे में अमेरिका ने इंटेलिजेंस शेयरिंग यूक्रेन को वो भी दोबारा से रिज्यूम कर दी है और मिलिट्री एड भी शुरू कर दी है। और अब ये इम्कान काफ़ी रोशन है कि अमेरिका और यूक्रेन के माबैन जो मादनियात की डील साइन होनी थी वो दोबारा वाशिंगटन में साइन होने जा सकती है आइंदा आने वाले दिनों में, जब ज़ेलेंस्की दोबारा वाशिंगटन जाएँ। वो कहते हैं ना कि लौट के बुद्धू घर को आए, वही ज़ेलेंस्की जो पिछले हफ्ते बहुत ज़्यादा अकड़ दिखा रहे थे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के सामने, लेकिन जब उनको रियलिटी ने हिट किया और जब उनको पता चला कि वो इस वक्त कहाँ खड़े हैं, तो फिर उन्होंने जंग बंदी पर रजामंदी जाहिर की है। और जो वाशिंगटन का प्रपोज़ल था 30 दिन की जंग बंदी का रूस के साथ, उसको उन्होंने सपोर्ट किया है। और नाज़रीन ये जो मुज़ाकरात हुए अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और जो उनके वज़ीर ख़ारजा है मार्को रूबियो, जिनकी इस हवाले से बड़ी मजबूत पोजीशन रही है यूक्रेन की जंग के हवाले से कि अमेरिका का इसमें कोई किरदार नहीं होना चाहिए। ये नाज़रीन मुज़ाकरात हुए सऊदी अरब के शहर जद्दा में, और यहाँ जैसे पिछले नाज़रीन 10 सालों में सऊदी अरेबिया ने किरदार अदा किया है, वो किसी जंग का पार्टी नहीं रहा, लेकिन उसने मीडिएटर का बड़ा ज़बरदस्त किरदार अदा किया और इसका क्रेडिट दिया जाना चाहिए सऊदी लीडरशिप को, ख़ास करके जो वहाँ के वली अहद हैं शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फ़रहान बिन फैसल भी इन मुज़ाकरात में शामिल थे, बड़े डायनामिक डिप्लोमेट हैं। और अब नाज़रीन ये जो प्रपोज़ल है अमेरिका रशिया के पास लेके जाएगा, और अमेरिकी सदर ने उस उम्मीद का ज़ाहिर किया है कि एक बहुत जल्द ये जंग बंदी होगी और वो व्लादिमीर पुतिन जो रूसी सदर हैं उनसे इस हवाले से जल्द बात भी करेंगे। और नाज़रीन जो डोनाल्ड ट्रंप के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं माइक वॉल्ट्ज़, वो अपने रशियन हम मनसब से भी इस हवाले से अब बात करने जा रहे हैं आइंदा आने वाले दिनों में। और नाज़रीन अगर हम रूस की बात की जाए कि उनका क्या इस हवाले से मौक़िफ़ है, तो जो रूसी सदर हैं व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने अपनी इस बात पे आमादगी का तो इजहार किया है कि एक अमन मुआहदा हो, लेकिन वो कहते हैं कि मुकम्मल अमन मुआहदा हो, जंग बंदी नहीं। वो कहते हैं इस जंग का एक प्रॉपर लॉन्ग टर्म हल निकाला जाए, और वो नाज़रीन वस्त नुकाती उनका एजेंडा है और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी गारंटीज़ मांगते हैं। और ये जो टेरिटोरियल कंसेशंस हैं, जो क्रीमिया का इलाका है उसको वो मुस्तरद करते हैं, उसको कहते हैं कि ये रूस का इलाका है। एक रूसी नाज़रीन कानून साज ने कहा है कि कोई भी जो मुआहदा हो वो रूस की कंडीशंस पे होना चाहिए और अमेरिका की नहीं। मज़ीद आपको नाज़रीन ये भी बताएं कि नेटो के जो सेक्रेटरी हैं जनरल मार्क रूट, वो बेसिकली सिक्योरिटी गारंटीज़ भी डिस्कस करेंगे और मज़ीद करेंगे कि इसको किस तरह आगे बढ़ाया जाए। और ये जो रिवर्सल अगर हम बात करें यूक्रेन और अमेरिका के माबैन ताल्लुकात की, तो आपने देखा कि पिछले हफ्ते किस तरह ज़ेलेंस्की को बाहर निकाला गया वाइट हाउस से। और अब तो न्यूयॉर्क टाइम्स और अमरीकी जरीदे ये भी कहते हैं कि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से अपने रवैये की माफ़ी मांगी है। जब आपने देखा कि JD वैंस जो अमरीका के नायब सदर हैं, उन्होंने ज़ेलेंस्की को किस तरह आईना दिखाया कि
उन्होंने अमेरिका के एक जगह भी शुक्रिया नहीं अदा किया, हालांकि अमेरिका ने उनको एक गैर मुतज़लज़ल हिमायत जारी रखी पिछले 3 साल में। नाज़रीन, इस यूक्रेन और रूस के माबैन जो जंग हुई है इसका दुनिया को बहुत नुकसान हुआ है, हर तरह से गुर्बत बढ़ी है, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं और सप्लाई चेन इशूज़ हुए हैं, तो इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर आया। तो ये जंग बंदी तो पूरी दुनिया के लिए अच्छी है। मज़ीद आपको ये बताएं कि ज़ेलेंस्की को दोबारा वाइट हाउस बुलाने का इरादा करते हैं डोनाल्ड ट्रंप। और अगर हम रूस की और अगर हम जंग का जो मैदान है उसकी बात करें तो आपको कुछ नंबर्स आपको बताऊं कि रशिया अपना बेसिकली यूक्रेन का 20% हिस्सा बड़ी मजबूती से थामे हुए है, जिसमें क्रीमिया का इलाका है। हालांकि यूक्रेन ने अभी मॉस्को पर ड्रोन अटैक बड़ा मैसिव लॉन्च किया, जिसके अंदर 3 रूसी शहरी भी अपनी जान से हाथ धो बैठे, जिसमें उन्होंने अपनी जो फ़ौजी सलाहियतें वो रूस को दिखाने की कोशिश की। लेकिन नाज़रीन, ये इस मसले का हल बिल्कुल भी नहीं है और बेसिकली रूसी जो फोर्सेस हैं, जो रूसी अफवाज हैं, वो अपना पूरा यूक्रेन पे दबाव जारी रखे हुए हैं और वो एडवांस कर रहे हैं, स्पेशली जो कर्स्क का इलाका है। तो आप देखते हैं कि आने वाले दिनों में यहाँ पे क्या होता है। ये ज़रूर एक मुस्बत पेश रफ्त है कि यूक्रेन मना है सीज़ फायर के लिए और हमें उम्मीद है कि नाज़रीन यहाँ से मामला एक लॉन्गिबिलिटी की तरफ बढ़ेगा। नाज़रीन, तो 30 दिन की बात हुई है, लेकिन क्या ये सीज़ फायर है और क्या ये पीस डील के अंदर कन्वर्ट हो सकती है, कंसिडरिंग द फैक्ट कि रशिया ने इस वक्त अपना कोई हतमी जवाब या फ़ैसला नहीं अनाउंस किया है। तो ये तशवीशनाक सूरत हाल तो है, लेकिन ये खुशाइन बात भी है क्योंकि यूनाइटेड किंगडम ने और यूरोपियन यूनियन ने यूनाइटेड स्टेट्स की काफ़ी मदद की है इस पूरी सूरत हाल में। जहाँ तक लास्ट हमें अपडेट्स मिली थी तो बहुत ही कन्फ्यूजिंग और एक तरह से रिडिकुलस सिचुएशन सामने उभर के आई थी कि जब डोनाल्ड ट्रंप ज़ेलेंस्की को ओवल ऑफिस में डांटते हुए नजर आए पूरी दुनिया के सामने। लेकिन अब ऐसा लग रहा है मामला कुछ सॉल्व हो रहे हैं। जैसे हमने आपको पहले बताया कि यूक्रेन के साथ वही वाला मामला हुआ है कि लौट के बुद्धू घर को आए। तो नाज़रीन, दुनिया को इस वक्त अमन की ज़रूरत है। हम सब भी यही उम्मीद करते हैं कि दुनिया में, हमारे मुल्क में, हमारे ख़ित्ते में, मशरक़ी वस्ता में, यूक्रेन में, हर जगह अमन वापस आए ताकि आम जो शहरी हैं, नाज़रीन 8 अरब की आबादी है। सूडान का हम जिक्र हमेशा कम ही होता है, लेकिन वहाँ पर भी इस वक्त बहुत एक जंग की सूरत हाल है। नाज़रीन, दुनिया अमन डिज़र्व करती है ताकि लोगों की खुशहाली पे काम हो। इस हवाले से हम मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ हमारे प्रोग्राम का वक्त हो जाता है ख़त्म। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले शो में। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा और बोल न्यूज़ के सोशल मीडिया हैंडल्स पर अपना फीडबैक ज़रूर रिकॉर्ड करिएगा। खुदा हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।